वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग विविडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के पेपर संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय परिवहन प्रतिरूप के अंतर्गत अधिन्यासन समस्याओं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स पर चर्चा करूंगा। प्रश्न आता है, अधिन्यासन समस्याएं क्या हैं? अधिन्यासन समस्याएं आवंटन से संबंधित एक विशेष प्रकार की समस्याएं परिवहन समस्याएं होती हैं या विशेष प्रकार की समस्याएं होती हैं जिसमें पंक्ति आधार पर मानव, श्रमिक, वाहन, वस्तु या विक्रय प्रतिनिधि आदि की उपलब्धता को स्तंभ आधार पर विभिन्न क्रियाओं जैसे कार्य, मार्ग, फैक्ट्री, क्षेत्र आदि की मांग को प्रदर्शित करते हैं तथा आयत के रूप में लागत, समय, दूरी की प्रविष्टियां होती हैं। कहने का मतलब सामान्यतः कई बार ऐसी स्थिति होती है कि एक व्यक्ति के पास या किसी कारखाने में 5 मशीनें हैं, 5 वर्कर्स हैं। अब पांचों मशीनों को पांचों वर्कर्स के बीच में हमें इस प्रकार से आवंटित करना है, असाइन करना है, जिससे कि हो सकता है कि हर एक व्यक्ति उन मशीनों पर कम से कम समय में कार्य कर सके, कम से कम समय में फैक्ट्री अपना कार्य पूरा कर सके मिनिमाइजेशन के दृष्टिकोण से। तो समय दिया हुआ है, मशीन है, व्यक्ति है, वाहन है, साधन है, या प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा दिया गया उत्पादन दिया हुआ हो। तो संस्था के दृष्टि से हम देखें तो ये हो सकता है कि भाई संस्था अपने उत्पादन को अधिकतम करना चाहती है तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं जो है यह अधिन्यासन समस्याओं के अंतर्गत आती हैं। अधिन्यासन प्रतिरूप का उपयोग विभिन्न आवंटन संबंधी निर्णय लेने में किया जाता है, जैसे 3 व्यक्तियों के मध्य 3 कार्यों को आवंटित करना, जबकि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रत्येक कार्य को करने की लागत या लगने वाला समय दिया हुआ। वही बात है जो अभी मैंने उदाहरण में आपको बताई। यद्यपि अधिन्यासन समस्याओं को परिवहन प्रतिरूप व रेखीय कार्यक्रम विधि से हल किया जा सकता है, तथापि ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए अधिन्यासन विधि अधिक उपयुक्त रहती है। इस विधि का प्रतिपादन हंगेरियन गणितज्ञ डी कूनिंग ने किया था, इसलिए इसे हंगेरियन विधि भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अधिन्यासन समस्याएं भी परिवहन प्रतिरूप का ही एक भाग है और परिवहन प्रतिरूप की समस्याओं को रेखीय कार्यक्रम विधि से हल किया जा सकता है, लेकिन रेखीय कार्यक्रम विधि से हल करते समय उसकी कई प्रकार की गणितीय रूप में अभिव्यक्त करना, उसको सॉल्व करना, उसमें काफ़ी समय की संभावना रहती है और काफ़ी जटिल कार्य होता है। इसलिए इसकी एक आसान विधि है अधिन्यासन समस्याओं को हल करने की, इसको हम हंगेरियन विधि कहते हैं। हंगेरियन विधि से अधिन्यासन समस्याओं को हल किस प्रकार किया जाएगा तो उसके कुछ चरण हैं, एक क्रमिक रूप से हम उनको चर्चा कर लेते हैं। अभी फर्स्ट वन है आपके कि साधनों की संख्या व विभिन्न क्रियाओं की संख्या समान होनी चाहिए। जिस तरीके से परिवहन समस्याओं के अंतर्गत हमने बात की कि कोई भी परिवहन समस्या जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंतर्गत संतुलन का मतलब ये था कि डिमांड सप्लाई बराबर होनी चाहिए। अधिन्यासन समस्याओं में जो साधनों की संख्या है और जो विभिन्न कार्य किए जाने क्रियाओं की संख्या वह समान होनी चाहिए। यदि पंक्ति व स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है तो स्थिति के अनुसार डमी पंक्ति या डमी स्तंभ लिया जा सकता है। मान लीजिए 5 मशीनें हैं, 4 ही श्रमिक हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में एक डमी श्रमिक लिया जा सकता है, डमी पंक्ति बना देंगे। या मान लीजिए 5 श्रमिक है, 4 मशीन है, या 5 श्रमिक है, 3 ही मशीन है, तो 2 डमी मशीन जो है वो हम मान सकते हैं। तो कहने का मतलब है जैसी भी परिस्थिति है उसके अनुसार अगर कार्य और व्यक्तियों की संख्या समान नहीं है तो जहाँ भी कमी है उस कमी को डमी के माध्यम से पूरा करके उसको संतुलित बना लिया जाएगा एक तरीके से। प्रत्येक साधन से
प्रत्येक क्रिया को करने की लागत ज्ञात होनी चाहिए। सामान्यतः प्रश्न में दिया हुआ होता है या गणना का कोई ऐसा आधार दिया हुआ होगा जिसकी सहायता से हम लागत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक साधन से और प्रत्येक काम को करें तो क्या लागत आएगी। प्रश्न आता है डमी की, कि डमी पंक्ति या डमी स्तंभ अगर कहीं लिया गया है तो उसकी प्रत्येक प्रविष्टि का मान शून्य लिया जाता है, अर्थात उसकी लागत को हम शून्य मानेंगे। नेक्स्ट फिर अपन के प्रत्येक पंक्ति की प्रविष्टियों में से उस पंक्ति के सबसे छोटे अंक को घटाकर विकल्प त्याग की तालिका नंबर 1 ज्ञात करेंगे। यहाँ से व्यवहार रूप में सबसे पहले की इनिशियल टेबल, क्वेश्चन टेबल जो आपको दी हुई है उसको आप लिख लेंगे। देन उसके बाद देख लें अगर कार्य और व्यक्तियों की संख्या बराबर, क्रिया और व्यक्तियों की संख्या बराबर नहीं है तो डमी मान करके उसको संतुलित कर लेंगे। देन फिर आप सबसे पहले आप करेंगे उस क्वेश्चन टेबल को संतुलित करने के बाद प्रत्येक पंक्ति की प्रविष्टियों में से उस पंक्ति के सबसे छोटे अंक को उठाकर विकल्प त्याग की तालिका नंबर 1 ज्ञात करेंगे। मान लीजिए सबसे छोटा अंक 2 है और कहीं 4 है, कहीं 6 है, कहीं 8 है, तो सब में से हम 2 को घटा देंगे। और यानी कहने का मतलब है कि भाई जो कम से कम समय में जिस काम पूरा हो रहा था, मान लीजिए कोई काम 2 घंटे में पूरा हो रहा था, उसकी जगह हम उसको 8 घंटे वाले विकल्प को चुनते हैं, उसको उस काम को देते हैं करने के लिए, तो एक तरीके से हमें 6 घंटे का एक्स्ट्रा नुकसान होगा। एक तरह से विकल्प त्याग, यानी उस मूल विकल्प को सबसे कम जो अंक वाला विकल्प है उसको छोड़कर किसी दूसरे विकल्प को हमने चुना, तो उससे विकल्प को चुनने के पर उसको छोड़ने की क्या लागत, त्याग की क्या हमारी एक तरह से विकल्प त्याग की लागत या कहते हैं विकल्प त्याग की तालिका नंबर 1 ज्ञात करेंगे। इसके पश्चात तो इस तरीके से तालिका 1। अब तालिका 1 बनाने के पश्चात प्रत्येक कॉलम की सभी प्रविष्टियों में से उस कॉलम के सबसे छोटे अंक को हटाकर विकल्प त्याग तालिका नंबर 2 ज्ञात करेंगे। ध्यान रखेंगे तालिका नंबर 1 पहली वाली जो प्रश्न मूल सारणी है, प्रश्न सारणी है या संतुलित करने के बाद जो सारणी आई है उसके आधार पर ज्ञात करेंगे तालिका 1। और तालिका 1 ज्ञात करने के उपरांत उसके प्रत्येक कॉलम की सभी प्रविष्टियों में से प्रत्येक कॉलम की जो न्यूनतम प्रविष्टि है उसको उस कॉलम की सभी प्रविष्टियों में से घटाकर तालिका नंबर 2 ज्ञात करेंगे। ये क्षैतिज व ऊर्ध्व रेखाएं हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट और वर्टिकल ऊपर नीचे रेखाएं इस प्रकार खींचेंगे कि एक रेखा अधिक से अधिक शून्यों को काट दे। कहने का आशय है एक रेखा आड़ी खींचने से 2 जीरो काटती है, और अगर हम उसको वर्टिकल खींचते हैं, अगर वो 3 जीरो काटती है तो फिर हम उस रेखा को वर्टिकल खींचेंगे जिससे कि 3 जीरो कटे। तो रेखा खींचने में जो जितनी सावधानी से हम करेंगे उतना ही हमारा क्वेश्चन ज़्यादा सही होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट फिर आप इस प्रकार सभी शून्यों को काटकर खींची गई क्षैतिज व ऊर्ध्व रेखाओं की संख्या साधन ऑब्लिक क्रियाओं के बराबर हो तो वही अनुकूलतम हल होगा। क्रम संख्या 5 में जो रेखा खींचने का आधार आपको बताया है, उस आधार पर उस नियम को ध्यान में रखते हुए अगर हम रेखाएं खींचेंगे और इस प्रकार खींची गई सभी शून्यों रेखाओं को खींचने के बाद कोई भी शून्य हमारा अनकवर्ड नहीं रहना चाहिए, बिना ढके नहीं रहना चाहिए, और सभी शून्यों को काटकर खींची गई रेखाओं की संख्या यदि हमारे कार्य या व्यक्तियों के बराबर है, यानी कि मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, 4 ही काम है, तो 4 ही अगर रेखा खींच गई तो वो अनुकूलतम हल माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे हम लापरवाही से 4 रेखा खींच दें तो कहने को तो 4 हो जाएगी, लेकिन लापरवाही से खींची गई है अगर वो रेखाएं तो फिर वो अनुकूलतम हल नहीं होते हुए भी आपको अनुकूलतम हल है तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए रेखा खींचने में हमें बहुत सावधानी की जरूरत होती है। तो इस प्रकार खींची गई रेखाएं अगर काम के बराबर हैं, 4 काम 4 मशीन है, मान लीजिए 4 व्यक्ति 4 मशीन और 4 ही रेखाएं खींच गई तो अनुकूलतम हल होगा। अब प्रश्न आता है कि हमने इस तरह से रेखाएं खींच के सारी शून्यों को ढक दिया, लेकिन इस प्रकार खींची गई सभी शून्यों को काटकर खींची गई रेखाओं की संख्या साधन या क्रियाओं के बराबर ना हो, तो इसका आशय है कि वर्तमान हल अनुकूलतम हल नहीं है। तब क्या करें, तो उसमें निम्नानुसार सुधार करेंगे। कैसे सुधार किया जाएगा?
सबसे पहले आप अंतिम सारणी में जो बिना ढके अंक हैं उनमें से जो सबसे छोटा अंक है उस अंक को प्रत्येक बिना ढके अंक में से घटाकर अगली सारणी में तद स्थान लिखेंगे। यानी जो सेल की लोकेशन उसकी अंतिम सारणी में है उसी लोकेशन पर उसको अगली सारणी में लिखेंगे। सेकंड चीज है, तो कहने का मतलब बिना ढकी अनकवर्ड प्रविष्टियों में से, यानी रेखाओं को खींचने के बाद जब रेखाओं की संख्या व्यक्ति कार्यों से कम है तो फिर उस हल में हमें सुधार करना है। तो उस हल में जो अंतिम सारणी है उसमें जो बिना ढके हुए अंक हैं उनमें जो सबसे छोटा अंक है उस सबसे छोटे अंक को सभी बिना ढके हुए अंकों में से घटाकर और सभी जो बैलेंस आएगा नया अंक जो आएगा उसको नई सारणी में उसी स्थान पर लिख देंगे। शेष ऐसी प्रविष्टि जिनके ऊपर केवल एक ही रेखा, चाहे वो रेखा हॉरिजॉन्टल हो, लेफ्ट टू राइट हो या वो वर्टिकल हो, उनको उसी मूल्य पर, यानी वो अपरिवर्तित मूल्य, वो जो मूल्य सारणी में आ रहा है वही मूल्य अगली सारणी में आएगा, दिखाएंगे। नेक्स्ट, कुछ अंक ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर से दो रेखाएं गुजरती हों। वो रेखाएं कैसे गुजरेंगी? एक जिसमें हॉरिजॉन्टल होगी और एक जिस पे वर्टिकल होगी। तो ऐसे अंक जिनके ऊपर दो रेखाएं क्षैतिज या ऊर्ध्व गुजरती हों उनके मूल्य में उस सबसे छोटे अंक जिसको हमने अनकवर्ड अंकों में से घटाया था उस अंक को इस डबल जो रेखा काटती है, क्रॉस रूप में जो काटती है, उस अंक में जोड़कर अगली सारणी में दिखाएंगे। इस तरीके से अगली सारणी में अंकों को बताने के 3 नियम हो गए। अनकवर्ड में से छोटे अंक को घटा करके लिखना है, सिंगल कवर्ड को एज इट इज लिखना है, डबल कवर्ड में उस छोटे अंक को जोड़कर लिखना है। नेक्स्ट है, इस प्रकार इस सारणी में क्रम संख्या 5 की पुनरावृत्ति कर अनुकूलतम हल की जांच, यानी अब नई चीज जो सारणी आपने बनाई इसमें फिर वही रेखाएं आपको आगे खींचनी है, वही ज़्यादा से ज़्यादा शून्यों को कवर करती हुई रेखाएं आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रेखाएं आपको खींचनी है और अनुकूलतम हल की जांच करनी है। अनुकूलतम हल की जांच करेंगे जब रेखाओं की संख्या व्यक्तियों एवं कार्यों की संख्या के बराबर होगी तो वह अनुकूलतम हल होगा। अब सारणी में रेखाओं की संख्या व्यक्ति कार्यों के बराबर हो गई तो ये तो तय हो गया कि अनुकूलतम हल है। लेकिन अब आवंटन किसको कौन सा काम दिया जाना है, तो वास्तविक आवंटन कैसे करेंगे? सर्वप्रथम उस अंतिम सारणी में से ऐसी पंक्ति जिसमें केवल एक ही शून्य हो तो उस साधन को वही शून्य वाला कार्य आवंटित कर देंगे। जिस पंक्ति में केवल एक शून्य है तो जहाँ शून्य है उस काम को उस पंक्ति वाले जो है व्यक्ति उसको आवंटित कर देंगे। तत्पश्चात ऐसे स्तंभ या क्रिया को चुनेंगे जिसमें केवल एक ही शून्य है। तो जिस स्तंभ में केवल एक ही शून्य है तो उस स्तंभ वाले कार्य को जिस पंक्ति में वो शून्य आ रहा है उस पंक्ति वाले को वह काम हम दे देंगे। तो इस तरह से ऐसी पंक्ति जिसमें एक शून्य है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ऐसा स्तंभ जिसमें एक शून्य है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तत्पश्चात उपरोक्त के आधार पर बटे क्रिया या व्यक्तियों को छोड़कर अब जो शेष व्यक्तियों के मध्य शेष कार्यों को अंतिम सारणी के आधार पर बांट देंगे तथा अनुकूलतम हल लागत या बिक्री या लाभ जैसा भी प्रश्न है उसके हिसाब से अपन उसको ज्ञात कर लेंगे। धन्यवाद।